अध्याय 16 काका कलाम से बातचीत। भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम बच्चों में बहुत लोकप्रिय थे। बच्चों के प्रति उनका एक व्यापक दृष्टिकोण था। बचपन में पक्षियों की उड़ान से प्रभावित हो भारतीय मिसाइल प्रक्षेपण का मार्ग प्रशस्त करने वाले डॉक्टर कलाम की इच्छा थी कि 2020 तक भारत पूर्ण रूप से विकसित राष्ट्र हो जाए। यह पाठ संवादनात्मक शैली में प्रस्तुत है। प्रश्न, एक वैज्ञानिक, अध्यापक और विज्ञान के विद्यार्थी के रूप में आप बाल दिवस पर बच्चों को क्या संदेश देंगे? उत्तर, मुझे 1990 के आरंभ की एक घटना याद आती है। अहमदाबाद में युवकों से बातचीत के दौरान एक लड़की ने मुझसे पूछा, मैं भारत के गौरव का गीत कब गा सकूंगी? तब उसका भाई अमेरिका में था और हमेशा अमेरिका के बारे में शानदार बातें बताया करता था। उसकी बहन इन बातों से उकता गई थी और इसलिए उसने मुझसे सवाल पूछा, आखिर मैं भारत का गीत कब गा सकूंगी? मैं उसे क्या जवाब देता? मैंने उसे 2020 के भारत के अपने सपने, अपने विजन के बारे में बताया और उसे इस बात का यकीन दिलाया कि 2020 तक वह भारत के गौरव का गीत जरूर गा सकेगी। उस समय सारे देश में ऐसा ही हताशा का माहौल था, लेकिन पिछले कुछ सालों से युवकों से बातचीत करते समय मुझे उनकी सोच में स्पष्ट बदलाव नजर आता है। अब वे मुझसे अक्सर पूछते हैं, मैं अपने देश के लिए क्या कर सकता हूँ? स्पष्ट है कि हमारे युवा राष्ट्रीय विकास के लिए आगे आना चाहते हैं और हाथ बटाना चाहते हैं। पिछले 6 माह में तो मैंने नया ही बदलाव देखा है। सवाल करने की बजाय अब हमारे युवा हमें बताते हैं, मैं ऐसा कर सकता हूँ, हम ऐसा कर सकते हैं, राष्ट्र ऐसा कर सकता है। हमें देश के हर बच्चे में यही चेतना जगानी है। प्रश्न, आज के समय में विद्यार्थी जीवन कैसा होना चाहिए? उत्तर, विद्यार्थी के जीवन का एक निश्चित लक्ष्य होना चाहिए। उन्हें हर स्रोत से जानकारी हासिल करनी चाहिए, चाहे वह अध्यापकों से मिले, अच्छी किताबों से मिले, इंटरनेट की अच्छी साइट से मिले या फिर भले लोगों से मिले। उनके धैर्य और निष्ठा के साथ कड़ी मेहनत करनी चाहिए। प्रश्न, इंटरनेट और संचार क्रांति के इस जमाने में बच्चों के विकास में माता पिता और अध्यापक क्या भूमिका निभा सकते हैं? उत्तर, रॉबर्ट मैटकॉफ का नियम है कि किसी नेटवर्क में जितने अधिक संचार बिंदु होते हैं उसके वर्ग के अनुपात में उसकी क्षमता बढ़ जाती है। उसके शब्दों में, अगर किसी बच्चे के माता पिता और 2 अध्यापकों को कंप्यूटर नेटवर्क की जानकारी है और वे बच्चे की जानकारी बढ़ाने में हिस्सेदार हैं, तो उनकी सम्मिलित क्षमता मात्र 4 व्यक्तियों की क्षमता के बराबर नहीं, बल्कि 4 का वर्ग 2 यानी 16 व्यक्तियों के बराबर हो जाती है। माता पिता और अध्यापकों की भूमिका इसी उदाहरण से समझी जा सकती है। प्रश्न, बच्चों में विज्ञान के प्रति रुचि और वैज्ञानिक मानसिकता कैसे जगाई जा सकती है? उत्तर, बच्चों में विज्ञान के प्रति रुचि जगाने को लेकर मुझे जून 2009 में उत्तरी आयरलैंड के मेथोडिस्ट स्कूल की मेरी यात्रा याद आ गई। जैसे ही मैं स्कूल पहुंचा, स्कूल के अधिकारी मुझे 7वीं कक्षा में ले गए, जहां एक अनुभवी अध्यापक बच्चों को खूब मन लगाकर पढ़ा रहे थे। अध्यापक ने कक्षा में 2-2 बच्चों के 15 समूह बनाए थे। हर समूह अपनी अपनी टेबल पर सौर तथा पवन ऊर्जा किट पर काम कर रहा था। अध्यापक ने बच्चों को सौर तथा पवन ऊर्जा तैयार करने का सिद्धांत समझाया और फिर उनसे किट के साथ प्रयोग करने को कहा। अध्यापक बच्चों को प्रयोग का एक एक चरण समझाते रहे और बच्चे उनके निर्देशों के अनुरूप प्रयोग करते रहे। जो बिजली तैयार हो रही थी, बच्चे उसके आंकड़े लेते रहे और इन सौर और पवन ऊर्जा किट्स की मदद से बिजली बनाने के बुनियादी सिद्धांत को समझते रहे। जिन बच्चों को इस दौरान मदद की जरूरत पड़ती रही, अध्यापक उन पर खास तौर से ध्यान दे रहे थे। अध्यापक ऐसे बच्चों की टेबल पर जाकर उनकी मुश्किल समझने और उन्हें ज्यादा आसान तरीकों से समझाने की कोशिश कर रहे थे। इस तरह जब सभी बच्चों ने प्रयोग सफलता से कर लिया
तो उनके परिणाम सही निकले तो वे सभी खुश हो गए, उनके चेहरे खिल उठे। बच्चों को ऐसे ही पढ़ाया जाना चाहिए। प्रश्न, हमारी शिक्षा प्रणाली व्यवहारिक कम और किताबी ज्यादा है। पढ़ाई में इन दोनों बातों के बीच संतुलन कैसे कायम किया जा सकता है? उत्तर, प्राथमिक विद्यालयों में तो बच्चों को खुद प्रयोग करके पढ़ाने और सिखाने पर जोर दिया जाना चाहिए। प्रश्न, पढ़ाई के साथ साथ मनोरंजन कितना जरूरी है? उत्तर, हर बच्चे के पास एक लैपटॉप होना चाहिए और साल भर की पढ़ाई के सारे पाठ, अभ्यास पुस्तिकाएं, होमवर्क इसी लैपटॉप में होना। प्रश्न, कंप्यूटर के इस युग में बच्चों का बस्ता और भारी हो रहा है, इस बोझ को कैसे कम किया जा सकता है? उत्तर, बच्चे के समग्र व्यक्तित्व को विकसित करने के लिए पढ़ाई के साथ साथ उसे खेलकूद का मौका तथा ललित कलाओं और संस्कृति की भी जानकारी दी जानी चाहिए। प्रश्न, गांव और शहर के बच्चे के बीच अंतर लगातार बढ़ता जा रहा है। गांव के बच्चों को मूलभूत सुविधाएं भी नहीं मिल रही हैं। इन परिस्थितियों को कैसे सुलझाया जा सकता है? उत्तर, इन परिस्थितियों को टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से सुलझाया जा सकता है। हमें टेली शिक्षा और बच्चों की वर्चुअल उपस्थिति वाली कक्षाओं की प्रणाली ज्यादा से ज्यादा अपनानी चाहिए। प्रश्न, आपके विजन 2020 की परिकल्पना क्या है? इस सपने को साकार बनाने में बच्चों की क्या भूमिका हो सकती है? उत्तर, 2020 का भारत ऐसा देश होगा जहां गांव और शहर का फर्क बस महीन रेखा जैसा रह जाएगा, जहां बिजली पानी की खूब उपलब्धता होगी और सभी लोगों को इसकी वाजिब मात्रा मिलेगी, जहां कृषि उद्योग और सेवा क्षेत्र पूरे तालमेल के साथ काम करेंगे, जहां प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को सामाजिक अथवा आर्थिक भेदभाव की वजह से श्रेष्ठ जीवन मूल्यों वाली शिक्षा से वंचित न रहना पड़े, विश्व भर के सबसे प्रतिभाशाली विद्वान, वैज्ञानिक तथा अन्वेषक जिस देश में आना और काम करना सबसे ज्यादा पसंद करें, जहां स्वास्थ्य की सबसे बेहतर सेवाएं उपलब्ध हो, जहां प्रशासन लोगों की मुश्किलें समझने वाला, पारदर्शी और भ्रष्टाचार से मुक्त हो, जहां गरीबी पूरी तरह समाप्त हो गई हो, निरक्षरता दूर कर दी गई हो, महिलाओं और बच्चों पर अत्याचार नहीं होते हो और कोई भी व्यक्ति समाज में खुद को उपेक्षित या अलग थलग नहीं महसूस करता हो। ऐसा देश जो समृद्ध, स्वस्थ, सुरक्षित, आतंकवाद के खतरे से मुक्त, शांतिपूर्ण और प्रसन्न हो तथा टिकाऊ विकास के रास्ते पर निरंतर आगे बढ़ रहा हो। ऐसा देश जो रहने के लिए सर्वोत्तम माना जाए और जो अपने नेतृत्व पर गर्व कर सके। इन सभी लक्ष्यों की प्राप्ति में बच्चों की अहम भूमिका है। खास तौर पर वे गांव के ऐसे 5 लोगों को पढ़ा सकते हैं जो एकदम निरक्षर हैं। वे अपने आसपास 5 पौधे लगाकर उनकी देखभाल भी कर सकते हैं। बच्चे भ्रष्टाचार रहित समाज बनाने के आंदोलन में जुट सकते हैं। यही नहीं, जहां तक उनसे हो सके वे पेट्रोलियम ईंधन की जगह ऊर्जा के नवीनतम रूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा दे सकते हैं। प्रश्न, अपने विद्यार्थी जीवन की कोई स्मरणीय घटना बताइए। उत्तर, जब मैं 8वीं कक्षा में पढ़ता था और 13 साल का था, उस समय श्री शिव सुब्रमण्य अय्यर हमारे अध्यापक थे। वे हमारे स्कूल के सबसे अच्छे अध्यापकों में से एक थे। हम सभी को उनकी कक्षा में जाना और उनकी बातें सुनना बहुत अच्छा लगता था। एक दिन वे हमें बता रहे थे कि पक्षी कैसे उड़ते हैं। उन्होंने ब्लैक बोर्ड पर एक चिड़िया बनाई जिसमें उसके पंख, पूंछ, शारीरिक संरचना और सिर दिखाए गए थे। उन्होंने हमें समझाया कि पक्षी उड़ने के लिए जरूरी उछाल, लिफ्ट कैसे पैदा करते हैं और फिर कैसे उड़ते हैं। करीब 25 मिनट तक उन्होंने उड़ने के लिए जरूरी उछाल, शरीर को खींचने तथा 10, 20, 30 के झुंड में एक निश्चित क्रम में पक्षियों के उड़ने के बारे में जानकारी दी। कक्षा की समाप्ति पर उन्होंने बच्चों से पूछा कि क्या उन्हें समझ में आ गया कि पक्षी कैसे उड़ते हैं। मैंने जवाब दिया कि मुझे समझ में नहीं आया। मेरे जवाब के बाद अध्यापक ने अन्य बच्चों से भी यही सवाल किया। बहुत से बच्चों ने कहा कि उन्हें भी पाठ ठीक से समझ में नहीं आया।
हमारे अध्यापक हमारे जवाब से नाराज नहीं हुए, क्योंकि वे अपने काम के प्रति पूरी तरह समर्पित अध्यापक थे। हमारे अध्यापक ने कहा कि वे हमें समुद्र तट पर ले जाएंगे। उस दिन शाम को कक्षा के सभी विद्यार्थी रामेश्वरम समुद्र तट पर पहुँचे। उस खुशनुमा शाम को रेतीले तट पर टकराती बड़ी बड़ी लहरें देखने में हमें बड़ा मजा आया। पक्षी अपनी मीठी आवाज से चहचहा रहे थे। पक्षियों को अलग अलग निश्चिंत उड़ता देखकर हमें बड़ा आश्चर्य हुआ। हमारे अध्यापक ने हमें पक्षियों को उड़ते हुए दिखाया और समझाया कि उड़ते समय पक्षियों के झुंड कैसे लगते हैं। हमने पक्षियों को पंख फड़फड़ाते देखा। अध्यापक ने हमें बताया, उड़ते समय पक्षी पूंछ को मोड़ने और पंखों को फड़फड़ाने के बीच तालमेल बिठाते हैं। हमने ध्यान से देखा कि कैसे पक्षी पूंछ को मोड़ते और पंखों को फड़फड़ाते हुए मनचाही दिशा में उड़ पाते हैं। फिर हमारे अध्यापक ने पूछा कि पक्षियों की इस उड़ान के लिए जरूरी इंजन कहाँ होता है और इसे ताकत कहाँ से मिलती है। फिर उन्होंने बताया कि अपने जीवन और पसंद की चीज पाने की इच्छा ही पक्षी को शक्ति प्रदान करती है। 15 मिनट में ही उन्होंने हमें सारी बातें समझा दी। इस व्यवहारिक उदाहरण से हम पक्षियों के उड़ने के बारे में सारी बातें समझ गए। है ना मजेदार बात। हमारे अध्यापक वाकई महान थे। उन्होंने हमें सैद्धांतिक जानकारी के साथ साथ प्रकृति के बीच से उसका सजीव व्यवहारिक उदाहरण भी दिया। यही सही मायने में शिक्षण है। मेरे लिए यह अनुभव पक्षियों की उड़ान की बुनियादी बातें समझना मात्र नहीं था। पक्षियों की उड़ान जैसे मेरे दिल में बस गई और इसने वहाँ एक खास जगह बना ली। मैंने इरादा कर लिया कि मैं भविष्य में उड़ान और उड़ान प्रणालियों से जुड़े क्षेत्र में ही अध्ययन करूंगा और मैंने